एवोल्यूशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे इंटर क्लास के अंदर, विकास थोड़ी सी अरेंजमेंट के हवाले से जरूरी नहीं कि सीरीदार सीक्वेंस में आप चलो। एवोल्यूशन चैप्टर तो पहले होगा ही होगा। पहली डायग्राम है उसमें बेसिक पेज पे जो मौजूद है एवोल्यूशन चैप्टर के अंदर, उस पे आप आएंगे। चंद एक अर्थ, प्लानिट अर्थ के हवाले से तस्वीरें मौजूद हैं, उसको जरा देखेंगे आप। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली जो प्लानिट अर्थ है वो इवॉल्व हुआ है। ऐसे लोग जो एवोल्यूशन के अंदर बिलीव करते हैं उन्हें कहते हैं एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। दोज पर्सन हु बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन दे आर कॉल्ड एवोल्यूशनिस्ट। एवोल्यूशनिस्ट के अकॉर्डिंगली जो प्लानिट अर्थ है उसकी भी एवोल्यूशन हुई है। तो हम ऐसे तो पढ़ते हैं कि 70% प्लानिट अर्थ पे जो वाटर है, बाकी रिमेनिंग जो लैंड का जो पीस है वो किसी जमाने में किसी दौर के अंदर वन पीस था। उस वन पीस का नेम था पेंजिया। वन पीस का नेम था पेंजिया। जब ये प्लानिट अर्थ जस्ट एक सिंगल पीस ऑफ लैंड थी, आज से 225 मिलियन ईयर्स अगो। थ्योरी, उस थ्योरी का उन्होंने नेम दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि ये कॉन्टिनेंट से ड्रिफ्ट हुए। ड्रिफ्ट की मीनिंग है कि इनमें ड्रिफ्टिंग हुई है, मूवमेंट हुई है, स्लाइडिंग हुई है, फिसल गए हैं, आगे पीछे हुए। बिकॉज उसके बाद जैसे 135 मिलियन ईयर्स अगो यही सेम जो वन पीस है वो दो पीसेस में डिवाइड हुआ। दो पीसेस में डिवाइड हुआ, दो टुकड़ों में तकसीम हुआ। लारेसिया एंड गोंडवाना लैंड, लारेसिया एंड गोंडवाना लैंड जो आज से 135 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद जैसे क्या है कि तीसरी जो डायग्राम आप देखेंगे 65 मिलियन ईयर्स अगो, 65 मिलियन ईयर्स अगो। तो इन्हीं जैसे लारेशिया का जो रीजन या प्लेट है उसके अंदर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये इन हिस्सों में डिवाइड हो गया। और इसी तरह से जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड में जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो है प्लेट्स आर लैंड के बड़े बड़े पीस जो है इसमें अलग हो गए। लारेशिया और गोंडवाना लैंड में से आगे आप जैसे देखें कितने फर्दर जो टुकड़े हुए इन्हें कहते हैं प्लेट्स, कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब करंट इस वक्त आज जो प्लानिट अर्थ जो मौजूद है, प्लानिट अर्थ जो करंटली इस वक्त एट प्रेजेंट टुडे जो मौजूद है 65 मिलियन ईयर्स अगो और आज की जैसे अर्थ में अगर हम देखें क्या क्या फर्क आया है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका ये दोनों प्लेट्स जैसे एक दूसरे के करीब आ गई है। तो इस वक्त प्लानिट अर्थ की अगर आप उस मैप की कोई तस्वीर देखेंगे तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे मैक्सिको कंट्री होता है और उसके जरिए जैसे कनेक्टेड है। इसी तरह से आप देखें कि इंडियन प्लेट या इंडिया जो अभी ये जो 65 मिलियन ईयर्स के बाद जैसे ये बहुत ही नजदीक आ गई। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया करीब थे, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही दूर चला गया है। उसमें आप जैसे कि अंटार्कटिका से इंडियन प्लेट थी वो इसके साथ फ्यूज हुई है, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। और एशिया, यूरोप और इंडियन प्लेट की मिलने की वजह से जितने हिमालयन रेंज कहते हैं साइंटिस्ट कहते हैं वो इस तरह से जो है बड़ी एक रेंज बनी है इन प्लेट्स की मिलने की वजह से। उसके बाद जिस तरह से ये करंट, जिस तरह से प्लानिट अर्थ का एक मैप जो इन्होंने दिया था कि ये ड्रिफ्ट थ्योरी है जिसमें ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट्स, ये प्लेट्स है। जैसे पेंजिया किसी दौर में एक प्लेट थी, लारेशिया एंड गोंडवाना लैंड दो प्लेट्स थी, उसके बाद ये छोटी छोटी प्लेट्स ये अलग हुई है। उसके बाद देन अगेन जो ड्रिफ्टिंग का अमल हुआ है। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली ये जो अर्थक्वेक वगैरह जो आते हैं इन प्लेट्स के टकराने की वजह से जो है आज भी जैसे मूवमेंट हो रही है। और कहते हैं कि जिलजिले वगैरह इन प्लेट्स की टकराने की वजह से इतने बड़े अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं। तो इससे कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसमें इनको बताने का मकसद जो इस चैप्टर के अंदर जो एवोल्यूशन का है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली जैसे कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी जमाने में जैसे लारेशिया प्लेट एक जैसे सेम थी, उसके बाद आगे उसमें क्या हुआ है कि अब नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया या गोंडवाना जैसे एक प्लेट थी,
उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर फर्दर टुकड़े हुए, तो जो एनिमल इस जगह पे थे इस जगह से अलग हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग हुई, यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग हुई, यहाँ की अलग 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 इन्वायरमेंटल कंडीशन है। जैसे आप एक छोटा एग्जाम्पल तो ले सकते हैं ना कि कैंगरू इस वक्त दुनिया के अंदर कहाँ पे कौन से मुल्क के अंदर मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया, बाकी प्लेट बाकी जगहों पे क्यों नहीं है? इस वजह से बिकॉज एक दरमियान में जैसे बहुत ही बड़ा जिस तरह से वाटर का जैसे एरिया मौजूद है, तो कैंगरू एक जगह से दूसरी जगह तक वो आगे जो है मूव नहीं कर सकते, बैरियर आ गए तो वो सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया की हद तक जो महदूद हो गए। इसी तरह से जितने एनिमल थे उनके अंदर अकॉर्डिंगली उस एनवायरनमेंट के हवाले से उनके अंदर चेंजेस आती गई, और वो कहते हैं एवोल्यूशन वाले कहते हैं कि इस तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म जो बने, इस प्लानिट अर्थ की जो टुकड़ों में टूटने से भी एक कई नए एनिमल्स अलग अलग हो गए, इवॉल्व हुए, नए नए अलग हुए, सब इस तरह से हुआ है। एवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ने से पहले आप दो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में थोड़ी सी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर दो नजरियात हैं, टू थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का मकसद होता है जैसे रिलीजन्स के अंदर जो बातें मेंशन है बुक्स के अंदर, होली बुक्स के अंदर, वो सब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है। जैसे कि ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द सुप्रीम पावर, क्रिएटर ने ईच एंड एवरीथिंग को क्रिएट किया है। जो आज हम जिस ऑर्गेनिज्म को या जिस चीज को भी जैसे देख रहे हैं वो सब उस क्रिएटर ने ही पैदा किए, सुप्रीम पावर है। उसके पैदा करने के बाद आज तक उसके अंदर कोई चेंज नहीं आई है, जिस हालत में उसने पैदा किया था उसी हालत में आज भी जैसे मौजूद है, और ना ही फ्यूचर में कोई चेंज आएगी, और ना ही फ्यूचर में कोई चेंज आएगी। ऐसे आइडियाज या नजरियात जो होते हैं या ऐसी पॉइंट्स हैं दुनिया के रिलीजन्स हैं उनके अंदर, ये रिलीजियस पॉइंट्स हैं। पर एवोल्यूशन को मानने वाले जो एवोल्यूशनिस्ट होते हैं बिल्कुल इनके अपोजिट जो पॉइंट्स हैं। कैसे? जिस तरह से ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय सुप्रीम पावर, कहते नहीं, ऐसे नहीं। ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय इवॉल्व्ड, क्रिएटेड भी नहीं, इवॉल्व्ड बाय स्लोली एंड ग्रेजुअली। जिस तरह से उनके अंदर चेंजेस होती गई वक्त गुजरने के साथ साथ, और डाइवर्स टाइप की जो ऑर्गेनिज्म बने, यानी प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के जरिए जो है नए ऑर्गेनिज्म बने। नंबर वन, पहले भी जिस तरह से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बाद में चेंजेस आते गए, कॉम्प्लेक्स हुए, यानी दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि ये एवोल्यूशन वाले कहते हैं कि चेंज हुई है, चेंज हुई है और फ्यूचर में भी चेंज होगी। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ क्रिएशन ईच स्पीशीज इज फिक्स्ड, जिस हालत में पैदा की गई है उसी हालत में सेम मौजूदा फिक्स्ड है, जिसने पैदा की है उसी हालत में जैसे आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद होंगे, फ्यूचर भी मौजूद होंगे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। पर एवोल्यूशन कहने के नहीं, ऐसे नहीं है कि वो जैसे कहते हैं कि पहले लाइफ जो है जस्ट नॉन लिविंग थिंग्स की कॉम्बिनेशन से कोई एक यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक लाइफ बनी, देन यूकैरियोट्स बने, यूकैरियोट्स के बाद जिस तरह से यूनिसेल्युलर लाइफ, देन जो कॉलोनियल लाइफ बन गई, कॉलोनियल के बाद जैसे मल्टी सेल्युलर हुए, मल्टी सेल्युलर के बाद देन आगे जो है कॉम्प्लेक्स लाइफ की एवोल्यूशन हुई है। तो ये पूरी इस तरह से सीरीज बताते हैं। जो एवोल्यूशन में बिलीव करने वाले लोग जिन्हें एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि लाइफ सारी इस तरह से बनी है। पहले लाइफ सिंपल थी, यूनिसेल्युलर लाइफ थी, वक्त गुजरने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स लाइफ हुई है, वक्त गुजरने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ कॉम्प्लेक्स लाइफ हुई है, और उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस होती गई। तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया एवोल्यूशन का। तो इनकी अकॉर्डिंगली पहले लाइफ आज जो हम देख रहे हैं वो ऐसी नहीं थी, पहले थी सिंपल, अब हुई है कॉम्प्लेक्स, चेंजेस हुई है वेरियस डाइवर्स टाइप की। आज 1.5 मिलियन स्पीशीज जो है वो कहते हैं कि इस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन का नतीजा है, ये इस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन का नतीजा है। अगर आज हम जिस तरह से देखते हैं कि 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं, इतने डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इनका जो है आप फुटप्रिंट आगे बैक में तलाश करेंगे तो आपको एक कॉमन एंसेस्टर नजर आएगा, इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर नजर आएगा जहां से लाइफ इवॉल्व हुई है। पर इनके पास ऐसे रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा प्रूफ नहीं है जिसके जरिए वो साबित कर सके कि लाइक ये जो है इस जो स्टॉक से ये इतने नए ऑर्गेनिज्म बने।
हालांकि इनके पास कुछ फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद है जिसकी बुनियाद पे वो तो कह सकते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर जो चैप्टर 1 है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, पेज नंबर 8 पे आपने देखा होगा, वो इस प्रोसोल्यूशन की जो है एक, जैसे कहते हैं कि ये प्रूफ है फिलहाल दौर के अंदर, जैसे ऑर्गेनिज्म में देर जो है ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी होती गई। अगर हम सिर्फ एनिमल को देखें तो पहले फिशेस हायर एनिमल्स के अंदर, देन जो है एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स और मैमल्स। वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो बताते हैं उनके अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि एवोल्यूशन इस तरह से हुई है। बहरहाल वार्डसो हमारे इस टीबी बुक के अंदर इनकी डिस्कशन है, और क्योंकि जैसे इनकी टेस्ट के हवाले से भी ये चैप्टर इंक्लूड होगा तो हम डिस्कस करेंगे। पहले जनरली जैसे एवोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद पॉसिबिलिटी जो उन्होंने जो पॉसिबल थ्योरीज बताई है उनको जैसे डिस्कस करेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं होती है, बिकॉज दुनिया के अंदर दो थ्योरीज हैं, दो नजरिया है, एक रिलीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट जो इन्वॉल्व हुई, क्रिएट नहीं है, बस इतना एक मेन डिफरेंस है। के बार ऐसे नजरिया आता है, उससे पहले ऐसी कोई थ्योरी वगैरह नहीं थी। चार्ल्स डार्विन, डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बाद ऐसे पॉइंट्स ऑफ व्यूज आए, इससे पहले कहीं भी ऐसी थ्योरी नहीं। सो मेंबर्स ऑफ वेरियस पॉपुलेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जनरेशन गो थ्रू चेंजेस इन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमने पहले ही नोट किया था। अकॉर्डिंग टू वो लोग जिस तरह से पहले लाइफ जो थी वो थी सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ से वक्त गुजरने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट टाइप की लाइफ्स के फॉर्म्स जो इवॉल्व हुए वक्त गुजरने के साथ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये कहते हैं। सच चेंजेस मस्ट अकर इन जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, और उसके रिजल्ट में न्यू स्पीशीज बनी है। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद होगा चैप्टर 4 के अंदर हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर वेरिएशंस आती हैं, थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस आती रहती हैं, वेरिएशन, और वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, हमने मेनी टाइम ये पढ़ा था। वही सेम बात है कि ऐसी चेंजेस तो जनरेशन ऑफ जनरेशन जब आती है तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक मटेरियल में भी चेंज आ सके जो आगे न्यू स्पीशीज का सबब बन सकते हैं। दिस फिनोमेना, कौन सा फिनोमेना? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो अभी हमने पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट्स है उनके अंदर ड्रिफ्ट हुई है। शोन हियर एज अ ड्रामेटिकली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, कैसे जिस तरह से अलग हो गए रीजन, बीच में दरमियान में पानी आ गए, अलग अलग कंडीशन, जो अलग अलग जो है लाइफ इवॉल्व हुई अकॉर्डिंग टू दीज साइंटिस्ट, इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। तो एसटीबी बुक के हवाले से जिस तरह से उनकी अकॉर्डिंगली, जैसे आजकल जितने भी डॉग्स के जो ब्रीड है वो कहते हैं वो सब वूल से इवॉल्व हुए। इसी तरह से हार्सेस की भी इवोल्यूशन बताते हैं कि हार्स आज हम देख रहे हैं वो हार्स पहले ऐसे नहीं थे, उनमें से काफी सारी चेंजेस हुई है। इसी तरह से एलिफेंट है तो उसका भी एक कोई कॉमन एंसेस्टर था जिससे एक वूली मैमथ जो एक्सटिंक्ट हो चुका, खत्म हो चुका है, इसका फॉसिल मिला है, इसकी शेप एलिफेंट जैसी है। तो ये अज्यूम करते हैं कि इन दोनों के जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे, एलिफेंट और वूली मैमथ दोनों जो है कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए। क्रिएट और इवॉल्व में यही फर्क होता है। ये कहते हैं कि इन दोनों का जो है कॉमन एंसेस्टर है, इन दोनों का जो है कॉमन एंसेस्टर है। तो एसटीबी बुक के चंद एक डेफिनेशंस हैं, उन पे हम आते हैं कि एवोल्यूशन का प्रोसेस, एवोल्यूशन किससे कहते हैं? ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी जो चेंजेस होती है, उस जनरल प्रोसेस के लिए लफ्ज एवोल्यूशन यूज किया जाता है। जैसे एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जैसे अभी हमने पहले फेसिंग पेज की डायग्राम को देखा कि एवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुई है, इनकी अकॉर्डिंगली एवोल्यूशन ऑफ मैन हुई है। मैन के भी ये काफी सारे ऐसे फॉसिल रिकॉर्ड और स्टेप्स है, कहते हैं कि इस तरह से बाल हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड सो ऑन। सो एवोल्यूशन रेफर विद रेफरेंस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, पुरानी टर्मिनोलॉजी है, पुराने बुक है। लिविंग थिंग्स की जो एवोल्यूशन होती है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जस्ट उस वक्त तो प्लांट और एनिमल दो ही थे, पर जितने भी फ्रॉम डे वन से जो यूनिसेल्युलर लाइफ से लेकर आज इस तरह से 1.5 मिलियन स्पीशीज है, सबकी एवोल्यूशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन।
बायोलॉजिकल साइंस में ऑर्गेनिक लफ्ज जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। Broadly, evolution may be said to be the development of entity in the course of time through the gradual sequence of changes from simple to complex state। ये सारी जो कहानी आप जैसे बार बार हम जैसे यहाँ पे ऐसी पॉइंट्स इससे बना रहे हैं, सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ कब, वक्त गुजरने के साथ साथ जो चेंजेस हुई है, टाइम, कोर्स ऑफ टाइम, साथ साथ में क्या होता गया, साथ साथ में चेंजेस होती गई डाइवर्स टाइप की, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज 1.5 मिलियन जैसे ये स्पीशीज बने हैं, तो वो कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहेंगे एवोल्यूशन कहेंगे, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट के अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट डार्विन डिफाइंड, अच्छा इसमें एक जिमरमैन की एवोल्यूशन की डेफिनेशन है और दूसरी डार्विन की डेफिनेशन है। कभी कभार ऐसे सिंपल से सवाल भी होते हैं, डार्विन ने एवोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया, डार्विन ने एवोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया, तो उसकी एक अलग डेफिनेशन है, और जिमरमैन एक पर्सन है उसने भी एवोल्यूशन की डेफिनेशन बताई थी, तो दोनों को आप जैसे नोट करेंगे। डार्विन की अकॉर्डिंगली डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन लफ्ज का मतलब है चेंज, डिसेंट की मीनिंग होती है वही सेम फिनोमेना जो अभी हम बार बार जैसे रिपीटेडली ऐसे कह रहे हैं कि लाइक हर एक जनरेशन के बाद जैसे चेंज आती जाएगी, चेंज आती जाएगी, चेंज आती जाएगी वक्त गुजरने के साथ साथ, तो डिसेंट उसमें से जो आगे नए टाइप के ऑफ स्प्रिंग भी साथ साथ बनते जाएंगे। ओरिजिन जैसे हर जनरेशन में न्यू कैरेक्टरिस्टिक होगी और इसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन होगा उसके अंदर भी एक थोड़ी सी वेरिएशन या चेंज होगी और आगे भी इस तरह से चेंजेस होती जाएंगी और डाइवर्स टाइप की स्पीशीज बनते जाएंगे। इसका मतलब है कि इनके एंसेस्टर कोई कॉमन होंगे, एंसेस्टर सेम होंगे। एवोल्यूशन ये बताती है कि इनके एंसेस्टर किसी जमाने में मे बी सेम, जैसे वूली मैमथ एंड एलिफेंट का एक इलस्ट्रेशन अभी देखी कि इन दोनों के एंसेस्टर सेम थे या कॉमन थे। एवोल्यूशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन, जिमरमैन डेफिनेशन, जिमरमैन पर्सन का नेम है। एवोल्यूशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म एंड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही चेंज है, वही सेम डेफिनेशन आ रही है। इन सच ए मैनर दैट डिसेंडेंट डिफर फ्रॉम द एंसेस्टर, तो ये जैसे अगर हम कहें कि ये एंसेस्टर हैं और ये इसके सारे डिसेंडेंट्स हैं। एंसेस्टर्स जैसे हम कहते हैं जो बड़े, बड़े की मीनिंग है जो प्रीवियस पुराने दौर में थे, और उनमें से डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स का मतलब है उनमें ऑफ स्प्रिंग जो पैदा हुए, ऑफ स्प्रिंग का मतलब औलाद, डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स और ऑफ स्प्रिंग, तो उनके अंदर जो चेंजेस आती गई, चेंजेस आती गई। आज इस तरह से इतने डिफरेंट टाइप के जो मेंबर्स हैं, ये कहते हैं कि थ्रू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ही हुआ है, थ्रू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो उन्होंने एक हार्स की एवोल्यूशन की भी थ्योरी दी कि हार्स के जो पहले एंसेस्टर, जैसे आज हम हार्स को देख रहे हैं कि ऐसा नहीं था, उसके अंदर तकरीबन ऐसे 5 टो थे, 4 से 5 टो थे, और आज जिस तरह से हार्स के अंदर ओनली 1 टो मौजूद है, और इसकी भी जैसे कहते हैं फॉसिल रिकॉर्ड मिला है। फॉसिल रिकॉर्ड की बुनियाद पे ये कहते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, एवोल्यूशन ऑफ जिराफ हुई है, वो कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ जिराफ भी हुई है। कैसे एवोल्यूशन ऑफ जिराफ हुई है, जैसे जिराफ के जो एंसेस्टर थे वो पहले हार्स लाइक थे जो ग्रेजिंग वगैरह करते थे, वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें जैसे एनवायरनमेंट में भी चेंज हुई, तो इन्होंने कंटिन्यूसली अपने नेक और फोर लिम्ब को स्ट्रेच करना शुरू किया, और आज इस तरह से जिराफ की इतनी बड़ी नेक और फोर लिम्ब में स्ट्रेचिंग हुई है बिकॉज ऑफ ये एवोल्यूशन की वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। आज जो जिराफ ये देख रहे हैं वो उनके एंसेस्टर, ये कॉमन एंसेस्टर थे, वक्त गुजरने के साथ साथ ये चेंजेस आती गई, और इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म, इवन जो एक ट्री ऑफ लाइफ भी बताते हैं ये साइंटिस्ट, जिनका प्रूफ, एग्जैक्ट प्रूफ कोई नहीं होता है, जैसे एक फॉसिल रिकॉर्ड और चंद एक अजम्पशन होती है उनकी बुनियाद पे, जैसे कहते हैं कि पहले लाइफ जैसे यूनिसेल्युलर थी, बैक्टीरिया वगैरह थे, और उसके बाद आज जो हम जितने एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, वर्टिब्रेट्स ये सब देख रहे हैं, उन सब की जो ओरिजिन हुई है वो कॉमन हुई है अकॉर्डिंग टू इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली, इस तरह से। बहरहाल बुक में ये चीजें नहीं है ऐसा जो ट्री ऑफ लाइफ, बट एक कॉन्सेप्ट उनका यही है कि इन सब की जो कॉमन एंसेस्टर थे और वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें चेंजेस आई है। तो एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आइडियाज हैं। एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन का मतलब है कि जैसे हर चीज को
एक सुप्रीम पावर ने पैदा किया, उससे हम कहते हैं स्पेशल क्रिएशन कहते हैं। तो दो, जैसे टू स्कूल ऑफ थॉट्स, टू स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब है दो नजरिया आते हैं। एक नजरिया दुनिया के अंदर एवोल्यूशन वाला है, और दूसरा नजरिया जो रिलीजन वाला है, रिलीजियस पॉइंट्स है, ये दो नजरिया आते हैं इन द 19th सेंचुरी। बिकॉज 19th सेंचुरी से पहले कुछ भी नहीं था, ऐसे नजरिया नहीं थे। 19th सेंचुरी में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, डार्विन की एक थ्योरी आई थी, उसने दी, उसकी वजह से दो नजरियात बन गए। कुछ एक लोग थे जो इसको मान रहे थे, कुछ इसको मान रहे थे, इस तरह से हुआ। कॉज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, इस तरह से 19th सेंचुरी के। अब वन इज द क्रिएशनिस्ट। क्रिएशनिस्ट वो लोग होते हैं जो स्पेशल थ्योरी में बिलीव करते हैं। एवोल्यूशनिस्ट वो होते हैं जो एवोल्यूशन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में बिलीव करते हैं। तो इस तरह से दो आइडियाज हो गए, एक होगी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो रिलीजन्स वाली थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो एवोल्यूशन को मानने वाले होते हैं, तो वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहलाती है, वो कहलाती है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। स्पेशल क्रिएशन के हवाले से उस वक्त जैसे साइंस के हवाले से जो लोग यूरोप के अंदर और दूसरे जगहों में, तो चर्च उस वक्त डोमिनेंट था, चर्च डोमिनेंट था। तो ये जो फादर सोरेस थे, स्पेनिश प्रीस्ट थे, उसके अकॉर्डिंगली कि गॉड क्रिएटेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिकॉज उस वक्त लाइफ के दो फॉर्म ही बताते, प्लांट्स और एनिमल। सिंपल वर्ड्स में जितनी लिविंग थिंग्स, ऑल द लिविंग थिंग्स आर क्रिएटेड बाय द गॉड। फादर सोरेस, फादर सोरेस जो प्रीस्ट था, स्पेनिश प्रीस्ट था, उस वक्त बड़ा प्रीस्ट था, उसने कहा कि नहीं, कोई एवोल्यूशन वगैरह नहीं। इनके अकॉर्डिंगली ऑल लिविंग बीइंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो आज जो हम इस प्रेजेंट फॉर्म में देख रहे हैं, अगर किसी एलिफेंट को देख रहे हैं, जिराफ को देख रहे हैं, लायन को देख रहे हैं, टाइगर को देख रहे हैं, जितने भी प्रेजेंट फॉर्म आज हम देख रहे हैं, इन सबको किसने क्रिएट किया है? क्रिएटेड बाय द नेचर। नो चेंज हैज अकर्ड सिंस देन। जिस दिन वो पैदा हुए हैं उस दिन से लेकर आज तक कोई चेंज नहीं हुई है। जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन से लेकर आज तक कोई भी चेंज नहीं हुई है, कोई चेंज नहीं हुई है। एंड ईच स्पीशीज इज फिक्स्ड। जो फिक्स का मतलब है कि चेंज नहीं हो सकती है, चेंज नहीं हो सकती है। स्पीशीज की जो स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, शेप है, वो मुकर्रर है, फिक्स है। किसने ये फिक्स किया? जिसने पैदा किया है उसी ने जो इसको फिक्स कर दिया है। एंड इम्यूटेबल, इम्यूटेबल की मीनिंग होती है नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेबल। म्यूटेबल की मीनिंग होती है चेंजेबल, इम्यूटेबल की मीनिंग होती है नॉट चेंजेबल। इम्यूटेबल, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, म्यूटेबल, इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज हो सके, इम्यूटेबल का मतलब है जो चेंज ना हो सके। यानी दूसरे लफ्जों में कहेंगे ये चेंज नहीं होगी। जिस दिन जो क्रिएटर ने पैदा की उसी दिन से लेकर आज तक वो सेम है, कोई भी उसमें फर्क नहीं है। और नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जैसे वो एनिमल हो या प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, तो अपनी जनरेशन, अपने किस्म की जनरेशन सेम काइंड के प्रोड्यूस कर रहा है। आज जिस तरह से प्लानिट अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इनके एंसेस्टर बिल्कुल सेम थे, उनके एंसेस्टर सेम थे, उनके सेम थे। उस दिन से लेकर जिस दिन इनको पैदा किया गया है उसके बाद में कोई भी चेंज या तब्दीली नहीं है। दी नेवर चेंज, सिंपली दी नेवर चेंज। जो पुराने दौर से लेकर आज तक कभी उनके अंदर चेंज नहीं हुई है और फ्यूचर में भी आगे चेंज नहीं होगी। इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर स्पीशीज, उसमें ये चेंज ही नहीं हुए। रिप्रोड्यूस जरूर करते हैं, अपने जैसी सेम टाइप की ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, पर चेंज नहीं होते हैं। कार्ल लिनियस, जैसे आपको पता है, जैसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, वो भी इस डिवाइन क्रिएशन में बिलीव करता था, फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज में बिलीव करता था। सिंपल वर्ड, फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज, डिवाइन क्रिएशन का मतलब है ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द गॉड, नो चेंज अकर्ड सिंस देन। जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन से लेकर आज तक कोई चेंज नहीं आई है। पर कब तक? टिल द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी यहाँ पे क्या हुआ? डार्विन की वजह से, डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आई, तो उसके बाद उसके अंदर जो है चेंज आ गई, नजरियात के अंदर चेंज आ गई कि ये अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या। कुछ लोग जो है वो सोचने लगे थे। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये कहती है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एनदर थ्योरी जो डार्विन वाली थी, प्रोसेस इन विच फिटेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, fittest of an organism in its environments,
environment selects the traits will be passed with greater frequency from one generation to the next generation. अब हम सर्च तलाश करेंगे कि फिटिस्ट किसे कहते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू डार्विन की अकॉर्डिंगली, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरह से ये स्टेम है प्लांट का, उसमें ये येलो विंग्स वाला बटरफ्लाई है और एक ब्राउन विंग का बटरफ्लाई है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो ब्राउन कलर का जो बटरफ्लाई होगा इसकी पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसके पास ये एडेप्टेशन ऐसी है कि इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली है। बिकॉज येलो कलर का जो बटरफ्लाई होगा वो एक्सपोज हो जाएगा और उसको कोई आके प्रीडेटर होगा खा जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ऐसे जिस तरह से ये आप देखेंगे ये लार्वी है, ये स्टेम के मौजूद हैं, ब्राउन कलर की लार्वी है, इनको इन बर्ड्स को नजर ही नहीं आता है। बट ये जो कलर्ड जो लार्वी होंगे तो यकीनन जैसे ये इसको चुन चुन के खा लेंगे। तो यानी हम कहेंगे जब तक इसके अंदर ये एडेप्टेशन ऐसी ना आए तो ये इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए एबल नहीं होगा। इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए इसके पास अगर ये ब्राउन कलर होता तो यकीनन इनकी जो नजर इस पे ना जाती और ये बच जाता। अब ये मर रहे हैं और इनकी तादाद जो बढ़ रही है। तो इस तरह से जो एक जो फिटेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज वो उससे एलिमिनेट होंगे या वहां से रिमूव हो सकते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, द ग्रेट हैज बीन इवॉल्व्ड नॉट क्रिएटेड, अर्थ हैज बीन इवॉल्व्ड नॉट क्रिएटेड। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द सुप्रीम पावर। तो इनकी अकॉर्डिंगली कि अर्थ जो है उसकी एवोल्यूशन हुई है, क्रिएशन नहीं हुई है, ये फर्क है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में कि एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली अर्थ इवॉल्व हुई है, क्रिएट नहीं हुई है, क्रिएटर ने क्रिएट नहीं किया। और इट हैज अराइजन स्लोली फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग एंड इंक्रीज थ्रू द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन जो एलिमेंट्री फोर्सेस कंटेन्ड इन इटसेल्फ। तो ये कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें चेंजेस आई है, फिर जो है उनके अंदर आज जो हम देख रहे हैं कि ये सारी चेंजेस वक्त गुजरने के साथ साथ हुई है और एज इट इज फॉर्म में पैदा नहीं किया गया है। कौन कहता है? ये एवोल्यूशनिस्ट जो होते हैं वो। सो लाइफ इज कंसीडर्ड टू हैव ग्रोन रादर देन केम इनटू एग्जिस्टेंस सडनली। ऐसे नहीं कि सडनली लाइफ जो अराइज हुई है, ये कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली जो चेंजेस हुई है। जैसे एक सीरीज है जो बताते हैं, अक्सर बताते हैं, फिशेस से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से बर्ड्स और मैमल्स इवॉल्व हुए, रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स से इवॉल्व हुए। तो इन पर्सन्स के अकॉर्डिंगली जो पहली लाइफ जो इवॉल्व हुई है वो इवॉल्व हुई हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर। हाइड्रोथर्मल वेंट्स समंदर के अंदर, जैसे ये समंदर का जो पानी है तो नीचे तो यकीनन जमीन भी होगी, ऐसे नहीं है कि पानी जस्ट सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो इनके अंदर थोड़े थोड़े से फिशर्स हैं, थोड़े थोड़े से पोर्स हैं या ओपनिंग्स हैं, तो उनके जरिए वाटर अंदर जाता है। और यहाँ पे हॉट टेम्परेचर वाली कंडीशन मैग्मा जैसे मौजूद है, तो ये सुपर हीटेड वाटर जब बाहर आता है तो अदर कंपोनेंट्स बनते हैं, वरना जैसे नहीं बन रहे थे। देन उन कंपोनेंट्स का स्मोक जैसे वाटर के अंदर आया तो वो फेवर किया कि दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, वरना ही बन रहे थे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पहले जो बने इस हॉट स्प्रिंग की वजह से बने। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने तो वो अक्यूमुलेट हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी और न्यूक्लियर मटेरियल बना, जस्ट ऐसी स्ट्रक्चर बनी। अर्ली प्रोकैरियोट वो कहते हैं कि यहाँ से इस तरह से बने, हॉट स्प्रिंग से जो है ये लाइफ इवॉल्व हुई है। These vents could have supplied the energy and raw material for the origin and survival of the life form. इनकी अकॉर्डिंगली इन हॉट स्प्रिंग के अंदर आज भी जैसे आर्की बैक्टीरिया जैसे वो मौजूद हैं जो एक्सट्रीम ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, जहाँ का जैसे साल्ट की कंडीशन भी ज्यादा है, पीएच भी एक एक्सट्रीम है, तब भी उन जगहों पे जैसे वो सरवाइव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अर्ली जो लाइफ थी वो इस हाइड्रोथर्मल वेंट से ही इनकी जो ओरिजिन हुई, हाइड्रोथर्मल वेंट से ओरिजिन हुई है। दीज वेंट्स कुड हैव सप्लाइड द एनर्जी रॉ मटेरियल फॉर द ओरिजिन और सर्वाइवल। ओरिजिन भी वहीं से हुई है और उनकी आगे जो है सर्वाइवल भी इन्हीं फॉर्म से। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है? हाइड्रोथर्मल वेंट जिस तरह से ये तो लैंड है, जैसे आप देखें आजकल भी जैसे किन किन दुनिया में जगहों पे काफी सारी ऐसी जगह होती हैं
जहाँ पे ये जो हीट होती है वो लावा की सूरत में, जैसे वोल्केनोज इरप्ट होते हैं और उसमें जैसे ये हीट बाहर आ रही होती है। इसी तरह से समंदर के नीचे भी ऐसे हॉट जैसे ऐसी पॉइंट्स मौजूद हैं, ये फिशर्स हैं, तो इनका वाटर देन यहाँ से इरप्ट होगा, तो उसी में ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जो अब ये जो काफी सारे जो कंपोनेंट नए बनेंगे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स आर रीजन्स ऑफ द ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर के अंदर ये हाइड्रोथर्मल वेंट है, वेयर सुपर हीटेड वाटर, तकरीबन 350 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। क्योंकि ये जो फिशर्स होते हैं उनके जरिए वाटर अंदर आता है और ये वाटर जो अब सुपर हीटेड वाटर रिलीज हुआ है। दीज वेंट्स हैव रिलीज हाइड्रोजन रिच फ्लूइड। हाइड्रोजन रिच फ्लूइड, तो उसके अंदर जो नए कंपोनेंट बनेंगे टू क्रिएट अ केमिकल ग्रेडियंट एंड पीएच वायबल फॉर द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ताकि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बने। कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल बने? जैसे जस्ट एक शुरू में कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी, ऑर्गेनिक मटेरियल बनने के बाद एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी और उसके अंदर जो है न्यूक्लियर कंटेंट या न्यूक्लिक एसिड, तो ये अर्ली प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं कि वो इस तरह से बना है। ठीक है, एक और पॉइंट आप थोड़ा सा देखेंगे इसी हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर आखिर के अंदर एक पुरानिक वर्जन का जिक्र है, जो खास तौर पे स्टूडेंट लाइक जो दूसरे बुक है पाकिस्तान के डोगर सीरीज के हैं, इल्मी सीरीज के हैं, कारवान सीरीज के बुक हैं, उनके अंदर इनकी जैसे एमसीक्यूज भी मौजूद है कि कौन सी जो आया या सूरा होती है जो एवोल्यूशन की प्रोसेस को जैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, या वही सेम बात है जो उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, कुरानिक वर्जन का जिक्र है, रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर भी मौजूद है। तो ऐसा सवाल हमारे यहाँ इधर जो है कभी आया तो नहीं है, पर इनको थोड़ा सा अगर एक नजर आप देख लेंगे, बिकॉज उन बुक्स के अंदर जो है ये ऐसे एमसीक्यूज मौजूद हैं। ठीक है, एक बात। और दूसरा लाइक पॉइंट ये कि कभी स्टूडेंट पूछते सर हम प्रैक्टिस किस एमसीक्यू बुक की करें? प्रैक्टिस आप जब तक टेक्स्ट बुक एसटीबी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एमसीक्यू आपको कुछ नहीं देगी, आपको कोई आपकी हेल्प नहीं देंगे। थ्योरी जैसे कमजोर है तो एमसीक्यू तो आप हजारों या लाखों कर लें, जो भी बुक आप यूज करें उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? हर बार एक नया सवाल होगा। जस्ट आपको जरूर हेल्प तो मिलेगी, हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन जैसे आपने टेक्स्ट पढ़ा है और उसमें कौन से तरीके के एमसीक्यू आ सकते हैं, इतना तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट या फायदा हो सकता है। बाकी आप सब समझें कि हम डिफरेंट बुक्स के सारे एमसीक्यू याद कर लेते हैं, उनके ऑप्शन भी याद कर लेते हैं, फलां क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, उसका बी है, उसकी सी है, ऐसी सीरीज आप याद करेंगे तो इससे थोड़ी फायदा होगा। फायदा तब होगा जब आप टेक्स्ट याद करेंगे। हाँ, बुक आप पढ़ सकते हैं, डोगर सीरीज की आप बुक पढ़ सकते हैं, इल्मी सीरीज की पढ़ सकते हैं, कारवान सीरीज की पढ़ सकते हैं, जो इनमें अक्सर व बेशतर कभी जैसे पुराने टेस्ट है उनमें बिल्कुल एज इट इज उनके जो एमसीक्यूज आए हैं। वो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए जो भी बुक को इस्तेमाल करें वो आपकी मर्जी है, पर हमारा बुनियाद बेस एसटीबी है। जब तक आप एसटीबी बुक को क्लियर नहीं करेंगे, आप जितने भी एमसीक्यूज पढ़े उससे फायदा कम नहीं होगा। तो इसी है।